हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th का मैथ शुरू करेंगे। पहला चैप्टर जो कि समुच्चय है, सेट। और इसके पहले जो भी हम लोग 10 में पढ़े थे वहाँ पे और 9 में जो पढ़े थे उसमें सेट नहीं मिला था। तो ये नया चैप्टर है हम लोगों के लिए और बहुत ही आसान है। इसको आप ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको समुच्चय जरूर समझ में आ जाएगा और कुछ भी नहीं है इसमें, आपको आसानी समझ में आ जाएगा, अच्छा भी लगने लगेगा। और चैप्टर को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और कमेंट में जा कर के बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कैसा लगा वीडियो। तो फिर चलते हैं आगे, शुरू करते हैं। चैप्टर पहला है समुच्चय। तो पहले इसमें हमको देखना है समुच्चय क्या होता है। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले जो भी उसका नाम है उसका परिचय थोड़ा सा करना ज़रूरी होता है कि क्या है क्या नहीं। तो समुच्चय क्या होता है पहले इसको हम देखेंगे। टॉपिक भी हम लिखे हैं समुच्चय और उनका निरूपण। तो समुच्चय जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है संग्रह। क्या होता है? संग्रह। संग्रह को आप समूह के रूप में भी समझ सकते हैं या इंग्लिश में आप कह सकते हैं ग्रुप। तो समुच्चय जो है गणितीय भाषा में लिखा गया है। इसका मतलब है कि कोई भी संख्या है, वस्तु है या कोई भी संख्याएं हैं, इस तरह से अगर उनका समूह है तो उसी को क्या बोलेंगे? समुच्चय। लेकिन सभी समूहों को समुच्चय नहीं बोलते हैं। तो कौन से समूह होने चाहिए? जिसका कुछ मतलब हो या कुछ अर्थ हो, पहचान में आए कि ये इसका समूह है। नहीं तो पता चले एक आदमी है, 2 जानवर हैं, फिर कुछ सामान है, तो ये कैसा समूह होगा? समूह नहीं बनेगा। तो समुच्चय की परिभाषा है वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक वर्ड आया है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब जिसका हम परिभाषा या परिभाषित कर सकते हैं या जिस समूह का कुछ अर्थ होता है। क्लियर? अगर हम यहाँ पे लिखें AEIOU, तो ये जो 5 लेटर्स दिख रहे हैं, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि 5 लेटर्स का समूह है। और एक कैसे लेटर्स हैं? स्वर का समुच्चय, वावेल्स हैं। तो ये स्वर हैं, तो इनका कुछ गुण मिल रहा है। इसको हम अर्थ से समझ सकते हैं कि ये स्वर है। तो इन 5 वर्डों के समूह को हम क्या बोलेंगे? समुच्चय बोलेंगे। क्लियर ना? तो कोई भी आपका संग्रह रहेगा तो पहले तो आप समझेंगे उसका कुछ अर्थ है या इसको किसी नाम से निरूपित कर सकते हैं, तब बताएंगे कि वो समुच्चय है। और जैसे अगर लिखा जाए कि 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से अनंत है संख्याएं, तो ये कुछ संख्याओं का समुच्चय है। तो इसका कुछ गुण मिल रहा है कि कौन सा समूह संख्या है, किस प्रकार से ये संबंधित है। तो इसमें दिख रहा है कि ये सम संख्या है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि सम संख्याओं का समूह है। तो कुछ समूह का अर्थ बन रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सुपरिभाषित। तो एक ऐसा समूह होगा संख्याओं का, वस्तुओं का, जिसका कुछ निश्चित अर्थ हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? समुच्चय। क्लियर? जैसे अभी आप किसी दुकान में जाते हैं, दुकानदार अपने सामानों को व्यवस्थित करके रखता है। अगर मान लीजिए आप कपड़े की दुकान जाते हैं, तो जो पैंट रखता है, शर्ट रखता है, तो पैंट को बिल्कुल एक पैक में रखता है, शर्ट को एक पैक बना के रखता है। तो उसका जो पैंट का जो एक पैकेट होगा वो बिल्कुल उसमें केवल पैंट ही रहता है, तो पैंट का समूह बोला जाता है। कोई सेट है, वो क्या है? पैंट का सेट है। उधर शर्ट रखा है तो शर्ट का सेट है, तो उसको सेट बोलते ही है। तो उसका कुछ गुण है, ऐसा नहीं कि एक पैंट हो, एक शर्ट हो या और सारी सामानें हो, तो उसको सेट नहीं बोला जाता है। तो समुच्चय आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। कोई भी वस्तु है तो उसके परिभाषित संग्रह को या समूह को समुच्चय कहते हैं। क्लियर? अब इसमें हम आगे देखते हैं कि समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं। जैसे कोई संख्या है हमारी, ये जैसे सम संख्या का समूह लिखे हैं अभी,
तो उसमें अगर हम लिखें 1 2 3 4 ऐसे से अनंत तक, तो ये किसका समूह दिख रहा है? प्राकृतिक संख्याओं का। तो ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह है, तो इसको आप समुच्चय बोलेंगे। तो इसको निरूपित कैसे करते हैं? इसका निरूपण जो होता है, समुच्चय का निरूपण जो है अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से या बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। इससे बड़े अक्षरों से हम निरूपण इसका करते हैं। जैसे ये आपका समुच्चय कोई आ जाए ए, 1 2 3, तो जो ये ए हम संकेत के रूप में रखे हैं, यही हमारा क्या है? दर्शा रहा है कि ये कोई समुच्चय है, इसको हम ए नाम से निरूपित कर रहे हैं। अब बी नाम से भी आप रख सकते हैं, ऐसे ए ई आई ओ यू, ये एक समुच्चय है, इसको हम बी नाम से इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो समुच्चय हम किस रूप में प्रदर्शित करेंगे, कैसे निरूपित करेंगे? इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं उसके बड़े अक्षरों से, कैपिटल लेटर में। क्लियर? और इसके जो अवयव होते हैं, अभी हम बताएंगे अवयव क्या होता है। अवयव को कैसे निरूपित करते हैं? जो अवयव होता है इंग्लिश के जो अक्षर हैं उस छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं। कैसे? छोटे अक्षरों से। तो जैसे इसमें लिखा गया है ए ई आई ओ यू, तो ये सब क्या है? छोटे अक्षर हैं। तो जो अवयव होंगे वो छोटे अक्षरों से निरूपित किए जाएंगे और जो समुच्चय होंगे वो बड़े अक्षरों से। कभी आपको ऐसे नहीं मिलेगा देखने के लिए ए बराबर ए ई आई ओ यू, ये कभी कभी आपको मिलता है देखने के लिए, लेकिन जो आपका अवयव होता है वो स्मॉल लेटर में ही रखा जाता है। कभी कभी कोई वर्ड रहता है तो वहाँ से उसको समुच्चय बनाने के लिए कहा जाता है, तब आपको कैपिटल लेटर मिलता है। जैसे अगर कहा जाएगा कि इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय बनाइए, तब यहाँ पे आप अलग अलग कैपिटल लेटर में लिखेंगे, लेकिन जो समुच्चय का अवयव बनता है वो आपके स्मॉल लेटर में ही बनता है। क्लियर? तो इसका जो निरूपण है वो दो तरीक़ों से हम लोग कर सकते हैं। समुच्चय को किस तरह से निरूपित करेंगे, एक तो ये आप कैपिटल लेटर्स रख के करेंगे, और समुच्चय को निरूपित करने के लिए दो विधियां हैं। पहला होता है रोस्टर विधि या सारणी विधि, इसका एक नाम और है तालिका विधि। तीनों नाम एक ही है, एक ही विधि। दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि, निर्माण विधि या गुण विधि। कौन सी विधि? गुण विधि। क्लियर है? अब देखिए कोई समुच्चय हमारा है, उसको हम कैसे इस विधियों द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे अगर हमारा कोई भी समुच्चय है, समुच्चय बनेगा कैसे? सबसे पहले तो ये देखिए समुच्चय कैसे बनता है। कोई भी संख्या हम लें, संख्याओं का समूह हमने ले लिया, ठीक। अब इसको अगर हम मझले कोष्ठक में रख दे रहे हैं, मझला कोष्ठक हमने बना दिया, तो जान लीजिए कि यह एक सेट बन गया। क्लियर? तो अगर मझला कोष्ठक नहीं बना है तो आपका समुच्चय नहीं है। जब तक आप मझला कोष्ठक नहीं लगाएंगे तब तक समुच्चय नहीं होगा। तो आप मझले कोष्ठक में रखेंगे अवयवों को, तब जाके वो समुच्चय बनता है। क्लियर? इसमें पहले आप देख लीजिए अवयव क्या है। अवयव जो जिनको ले करके हम समुच्चय बनाते हैं, अवयव क्या होता है? जिनकी सहायता से समुच्चय हम बनाते हैं उसी को क्या बोलेंगे? अवयव। जैसे ये आपका सेट ए है, तो इसमें 1 2 3 4 ये सभी क्या है? अवयव है। इसको मझले कोष्ठक में बंद कर दिया गया है, तो ये आपका सेट हो गया है। क्लियर? तो चलिए पहले देखते हैं रोस्टर विधि या साइड विधि। तो इसमें क्या होता है? इसमें समुच्चय के अवयवों को कामा, आप जानते हैं यार, अल्प विराम, ऐसे ना, कामा लगाकर समुच्चय के अवयवों को अलग अलग कामा लगा करके उसे मझले कोष्ठक में आप मझला कोष्ठक जानते हैं, इसे लिख देते हैं, या लिख कर निरूपित करना ही आपको कौन सी विधि होता है? रोस्टर विधि या सारणी विधि या तालिका विधि। मतलब आप क्या करेंगे, जो समुच्चय के अवयव हैं उनको अलग अलग कामा लगा करके रखेंगे, और कहाँ रखेंगे? मझले कोष्ठक में बंद कर देंगे, तो आपका कौन सी विधि हो जाएगी? रोस्टर या सारणी विधि। जैसे ये आपका लिखा गया है, तो 1 2 3 4
इसमें देखिए प्रत्येक अवयव के बीच में हमने कामा लगाया और इसको मझिले कोष्ठक में बंद कर दिया। तो ये कौन सी विधि हो गई निरूपण का? रोस्टर विधि, तालिका विधि या सारणी विधि। क्लियर। अब अगर ऐसा कोई और समुच्चय हम बना लें, दूसरा समुच्चय क्या है, अगर हम कर ले ए ई आई ओ यू, तो ये भी मझिले कोष्ठक में रखा गया है। देखिए समुच्चय है तो मझिला कोष्ठक बनेगा ही, चाहे जो विधि हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, तो मझिला कोष्ठक तो लगना कंफर्म है। बस थोड़ा सा अंतर इसमें है कि इसमें जो अवयव हैं उनके बीच में कामा लगा करके सभी अवयव को लिखा गया है। दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। इसमें क्या होता है कि निर्माण विधि या गुण विधि में समुच्चय के अवयवों के गुणधर्म को लिखते हैं। क्या लिखेंगे? समुच्चय के अवयवों के गुणधर्म को मझिले कोष्ठक में लिखते हैं। मतलब कोई भी आपका समुच्चय है, अगर उसके अवयव को गुणधर्म से हम निरूपित कर रहे हैं, मझिले कोष्ठक में उसका गुणधर्म लिख दे रहे हैं, तो कौन सी विधि हो जाएगी? गुण विधि या निर्माण विधि। जैसे यही समुच्चय हमारा है, यह भी तो सारणी विधि में है, पूरा एलिमेंट लिखा गया है, लेकिन इसको अगर हम इसके गुण के रूप में रखें। अच्छा, गुण विधि में कैसे हम निरूपित करते हैं? ऐसे रखते हैं यक्स सच दैट। यक्स सच दैट का मतलब इस प्रकार है कि कोई अवयव हमारा है वो इस प्रकार है कि ये क्या है, यक्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, बस इतना है। ये आपका प्रत्येक अवयव लिखा गया अलग अलग काम लगा करके। लेकिन गुण विधि में क्या है, आप इतना तो लिखेंगे कंफर्म। गुण विधि आप ऐसे बनाएंगे यक्स सच दैट, या यक्स इस प्रकार है कि उसके आगे आप उसके गुणधर्म को लिखेंगे कि एलिमेंट क्या है, कि यक्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, स्वर है। तो ये इनके गुणधर्म को, इसका गुणधर्म स्वर का है, तो इसको गुणधर्म के रूप में जब रखेंगे मझिले कोष्ठक में, तो ये हमारा दूसरा होगा गुण विधि। और अगर इसके एलिमेंट को रख रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? सारणी विधि। क्लियर ना? तो ये दो प्रकार की विधियां हैं, दो से ज़्यादा विधि नहीं है समुच्चय निरूपण के लिए। तो इसको आप लोग कर लीजिए। और जो ये इसका संकेत है, ये भी ये कैपिटल लेटर में ही रहेगा। अब निरूपण के लिए केवल दो विधियां हैं। तो इस तरह से आपका ये समुच्चय और समुच्चय का निरूपण हो गया, ठीक है ना। अब इसमें हमें आगे क्या पढ़ना है, कुछ समुच्चय और हैं, उसको हम देख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी मिल जाता है। देखिए, अगर आपको समुच्चय दिया रहे कि कैपिटल एन दे दे, तो इसका मतलब क्या है? कैपिटल एन क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो इसको हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ये किसका समुच्चय है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्लियर। जेड दे दिया, जेड क्या होता है? जेड दे या आई दे, दोनों का मतलब एक ही होता है, जेड या आई। ये आई भी दे सकता है। तो ये क्या होता है? पूर्णांक होता है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। क्लियर। अब देखिए, केवल अगर जेड लिखा है तो जान लीजिए पूर्णांक है, या आई लिखा है तो पूर्णांक है। लेकिन अगर जेड प्लस दे या आई प्लस दे, क्लियर है, तो इसका मतलब धन पूर्णांक का समुच्चय। कौन सा? धन पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक जो है धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं। और यही अगर माइनस में देगा तो इसको क्या बोलेंगे? ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। क्लियर ना। अब आगे मिलता है क्या? क्यू। क्यू क्या होता है? परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या का समुच्चय। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कैसे होती हैं? पी बटे क्यू के रूप में। तो इसमें भी प्लस माइनस करके दे सकता है, जैसे यहाँ पे धन परिमेय संख्या और ऋण परिमेय संख्या। क्लियर। और एक आता है आर। आर क्या होता है? रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आ जाती हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसमें जो है सभी संख्याएं आती हैं। तो इस तरह से ये आपके 4-5 मिलेंगे लेटर्स। जब मिल जाएंगे तो आप समझ लीजिएगा कौन सा समुच्चय है। क्लियर ना। अब इसमें हम देखते हैं कि अवयव को कैसे हम लोग निरूपित करते हैं किसी समुच्चय में। आप पेन और काफी लेके हमेशा बैठा करिए, जो भी रहे उसको नोट करते रहिए। देखिए, जैसे आपका एक सेट हमारा है 1 2 3 4,
क्लियर। तो अभी हम समुच्चय और उसके अवयव के बारे में बताएं। ये सभी क्या है, समुच्चय ए के अवयव हैं। तो यदि आपका अवयव है तो उसको निरूपित कैसे करेंगे। तो एक इसमें चिन्ह आता है, ये इसको हिंदी अवयव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगर एक जो है समुच्चय ए में है, एक आपका ये संख्या समुच्चय ए में है, तो इसका मतलब ये एक जो है ए का एलिमेंट है या ए का अवयव है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक और एक चिन्ह रखेंगे, इसके आगे सेट रखेंगे। इसका मतलब ये जो एक है समुच्चय ए का अवयव है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वन इज एलिमेंट ऑफ ए, या आप कह सकते हैं एक ए का अवयव है। क्लियर। तो अगर एलिमेंट है तो आप इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगर हम कहें कि 6 जो है इसका एलिमेंट है तो नहीं है, इसको आप ऐसे बना के कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब 6 जो है समुच्चय ए का अवयव नहीं है। क्लियर। तो इस तरह से आप प्रदर्शित करेंगे अवयव और उनके समुच्चय के साथ रिलेशन को, कि उस समुच्चय में अवयव है कि नहीं है। क्लियर ना। अब देखिए इसमें एक बात ये है कि अगर ये आपका समुच्चय में अवयव है नहीं है तब तो आप ये दर्शा लेंगे, और दर्शाने के बाद आप ये समझिए कि जो ये आपका चिन्ह है इसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में बिल्कुल एकदम बढ़िया से इसको कंफर्म कर लीजिएगा कि इधर जो है एलिमेंट रहता है और इधर क्या रहेगा, सेट्स रहेंगे आपके समुच्चय। क्लियर ना। इसको आगे पीछे मत करिए कि आगे पीछे कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा अभी एक्सरसाइज में इस पे क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। तो ये बिल्कुल श्योर रहिए इसके बारे में कि ये जो चिन्ह है इसके लेफ्ट साइड में एलिमेंट रहेगा, राइट साइड में सेट रहेगा। ठीक है ना। तो इस पे आपके आधारित प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन है आगे आप लोग थोड़ा देखिएगा, इसको पढ़िएगा, इसको बढ़िया से समझ लीजिए समुच्चय। फिर हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चन भी पढ़िएगा आप लोग।